वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। कैपेसिटर हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में और हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए थे उसमें से। इस लेक्चर में फर्दर हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़े से लेक्चर और कंसेप्ट्स थोड़े टफ हैं तो लेंथी होगा, तो इसलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आगे। अगली जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 20 एच सी वर्मा में एक्सरसाइज, और उसमें कह रहा है कि सबकी कैपेसिटी सेम है, डायग्राम जो बना हुआ है, और इसकी वोल्टेज है 50 वोल्ट। तो ए बी वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा इफ स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो पहले स्विच ओपन है तो देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा। चार्ज यहाँ से निकला शुरू में Q1 चार्ज, तो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, एंड यहाँ से जुड़ता हुआ इस पे भी जाएगा, और यहाँ से फिर ये वापस आ जाएगा। तो ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, एंड देन यहाँ से वापस आ जाएगा। तो हम पहले क्या निकालते हैं, क्यू नेट इनिशियल क्या होगा, सी नेट इंटू वॉल्यूम। सी नेट कैसे, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल 2C, और फिर इसके साथ किस में हो गए, सीरीज़। तो सीरीज़ क्या होता है, C1 C2 पैरेलल में 2C, ये दोनों का 2C, इसका C डिवाइड बाय 3C। तो नेट सीरीज़ में कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2C/3। तो नेट चार्ज कितना आ गया शुरू में, नेट कैपेसिटी इनटू नेट वोल्टेज। मैंने इसको अभी V मान लिया, 50 नहीं लिख रहा, ये एंड में लिखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है स्विच को हमने बंद कर दिया। तो स्विच को अगर आपने बंद कर दिया तो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, और ये 3 कैपेसिटर, और ये स्विच यहाँ से बंद हो गया। तो क्या होगा इसके अंदर, तब देखिए यहाँ पे A है, ये B। तो मान लीजिए यहाँ पर आइए, यहाँ पे हम पोटेंशियल लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल ले लिया मैंने C या D ले लिया, वट P ले लिया। तो ये तार सेम है, ये बंद है ना तार अब, तो ये पोटेंशियल यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। पहले तो ओपन था, नहीं जा सकता था, सर्किट खुला हुआ था। अब ये पोटेंशियल यहाँ पहुँच गया। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 0। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या आ गया, 0। तो ये चार्ज ही नहीं लेगा तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ये यूज़लेस हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ से आएगा, जुड़ेगा, और ऊपर से होता हुआ चला जाएगा, ऐसे जाएगा चार्ज। ठीक है जी, ये आएगा। तो ये चार्ज इस तरह से फ्लो करेगा, इधर से आएगा, इन दोनों पे जाएगा, ऊपर वाली वायर से होता हुआ इधर। तो सिर्फ ये दो ही कैपेसिटर काम के होंगे। अगर ये दोनों ही कैपेसिटर काम के होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते। सी नेट सिर्फ दो ही हैं, दोनों पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटी क्या होगी, 2C। तो क्यू नेट सेकेंड केस में कितना आ गया, सी नेट इंटू वी। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, डेल्टा क्यू एक्स्ट्रा चार्ज that will flow after switch is closed, final minus initial, 2CV/3। तो ये आ जाएगा 4CV/3। तो कितना आ गया जी, 4CV/3। सी कितना है, 5 माइक्रोकुलम, वी कितनी है हमारे पास, 50/3। इसको आप सोल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट दी आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि ये एक पी पार्टिकल है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखा हुआ है। तो ये बताइए कि इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर यानी कि इस कम्बिनेशन पे कितनी वोल्टेज लगाएं ताकि ये चार्ज पार्टिकल किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा ये। देखिए अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहेगा विच इज़ नेगेटिव, तो यहाँ से तो देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो फोर्स ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना होता है क्यू ई, और नीचे क्या लगेगी इसकी एम जी। ये हो गया बैलेंस। तो अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो क्यू ई किसके बराबर हो गया, एम जी। ये सिंपल सी बात है। अब चाहिए ई, क्योंकि क्यू पता है, एम पता है, जी तो हमें पता ही है। अब चाहिए ई। देखिए ये दोनों की कैपेसिटी सेम दे रखी है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी बढ़ जाएगी, V/2, यहाँ पे भी कितनी बढ़ जाएगी, V/2। सो वी नो V इक्वल टू क्या होता है, ई डी। ठीक है जी, तो V/2 ई डी, डी होता है इन दोनों के बीच में सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन देखते हैं अभी। हमने क्या मान ली, इन दोनों के बीच की सेपरेशन डी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 0.04 माइक्रोफेराड। आ गया यहाँ से, तो यहाँ से ई निकाल लो। ई कितना आ गया, V/2D, और उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो क्यू ई इक्वल टू एम जी, ई कितना है, V/2D इक्वल टू एम जी। हो गया जी यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए, V, तो V कितना आ गया, 2mg/d/q, 2mg/d/q। एम पता है, जी पता है, डी नहीं पता, पर हमें डी के लिए हमें कैपेसिटी के पास जाना पड़ेगा। तो कैपेसिटी क्या होगी इसके अंदर, कैपेसिटी देख लेते हैं। कैपेसिटी क्या होती है जी, ε0 A/d। तो कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 0.004 माइक्रोफेराड। तो 0.04 ε0 की वैल्यू क्या होती है, और एरिया कितना है प्लेट का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, -4 डिवाइड बाय डी। यहाँ से डी आ जाएगा, तो अब यहाँ से डी निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, एंड यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट कंसेप्ट यही है सिंपल सा, क्यू ई इक्वल टू एम जी। ई चाहिए इस प्लेट के बीच में, अगर इस प्लेट के बीच में ई चाहिए तो ई कैसे मिलेगा, वी इक्वल टू ई डी। तो वी कैसे बटेगा, आधा आधा, और यहाँ से हम ई निकाल लेंगे। फिर दिक्कत आएगी डी की, तो डी की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होएगी, कैपेसिटेंस से। तो ये निकाल के आप यहाँ डाल दीजिए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि इस कैपेसिटर कम्बिनेशन पे, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी, इसकी सेपरेशन है D1, इसकी सेपरेशन है D2, प्लेट का जो एज है वो है A, यानी कि स्क्वायर प्लेट है, तो एरिया क्या हो गया, स्क्वायर प्लेट्स है ना सारी, तो एरिया क्या हो गया, A स्क्वायर। वो कह रहा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भेजा हमने, तो उसको कितनी स्पीड से भेजें, विद व्हाट मिनिमम स्पीड, कितनी स्पीड से भेजें ताकि वो इससे ना टकरा के, और वो क्या करे, बिल्कुल सीधा निकल जाए। ऐसे करा, ऐसे 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 ऐसे, और वो यहाँ से बाहर निकल जाए। क्यों ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि जब मैं इस पर पोटेंशियल लगाऊंगा, जो इसने कही है कि कितना पोटेंशियल लगाया है इसने इसके ऊपर, V, तो जब मैं इसके ऊपर पोटेंशियल लगाऊंगा V, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस से नेगेटिव की तरफ क्या चल पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ लगता है, ऑपोजिट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगने लग जाएगा, तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करी है, वेलोसिटी प्रोवाइड करी है। तो देखते हैं इसमें कैसे काम करती है गाड़ी, कैसे चलती है इसकी। तो पहले तो हम चलते हैं कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इस प्लेट का जो एज है, ये ऐसे है ना, प्लेट स्क्वायर प्लेट की, स्क्वायर प्लेट है ना, ये ऐसे बनी हुई है। तो इस प्लेट का जो एज है वो ए है, तो ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए। तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा।
स्पीड एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम ए बाई टी, तो कितनी देर लगेगी? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता तो ये टी टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच के निपट जाती बात है। पर ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगेगा। अब हम चलते हैं कौन सी एक्सिस में? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में फोर्स क्या लग रहा है? क्यू ई। अभी मैंने चार्ज नहीं लिया, क्यू ई किसके बराबर हो गया? एम ए के। ए कौन सी डायरेक्शन में? वाई में। तो क्यू कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये वाई एक्सिस में क्या आ गई? एक्सेलरेशन। तो वाई एक्सिस में इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? ये रहा d1। अब इस इक्वेशन को वाई एक्सिस पे लगाते हैं, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। ये कौन सी कोऑर्डिनेट पे लगानी है इक्वेशन? वाई कोऑर्डिनेट पे। तो वाई में कितना डिस्टेंस कवर करना है इसने? d1। वाई में एक्सेलरेशन क्या है? 0। उसने कही है कि शुरू में मैंने उसको सिर्फ एक्स की तरफ भेजा है, वाई की तरफ नहीं भेजा। और वाई में एक्सेलरेशन क्या है? ई एम बाय टी स्क्वायर। और टाइम कितना है? ए बाई वी। 2d1, 2 को उधर ले गया, ई बाई एम, तो ये क्या आ गया? ए बाय वी का स्क्वायर। यहाँ पे हमें वी निकालना है। अब हमें वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2d1 m, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2d1 ई ए स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना आ गया? ई ए स्क्वायर बाय 2md1। तो अगर मुझे स्पीड चाहिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है, ए दे रखा है, मास दे रखा है चार्ज पार्टिकल का, डिस्टेंस दे रखा है, 2 कांस्टेंट हो गया। सारी दिक्कत आके बैठती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। चलिए जी, हमने पिछले केस में पढ़ा था, मैं इसको पार्ट भी कह रहा हूँ, हमने पिछले केस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? वोल्टेज बाय डिस्टेंस। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये लगा दी हमने वोल्टेज, डिस्टेंस क्या है? d1, यहाँ क्या है? d2। ठीक है जी। तो हमें अब यहाँ पर चाहिए वोल्टेज। कितनी वोल्टेज है यहाँ पर? v1, और यहाँ आएगी v2। अलग अलग क्यों आई वोल्टेज? क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है तो कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पे v1 चाहिए, तो v1 कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। तो E1 v1 बाय d1। तो अगर आपको v1 चाहिए वोल्टेज, तो वी नो q इक्वल टू सी वी। तो v1 क्या आ गया? q बाय c1। यानी कि अगर मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाए, अगर मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाए किसी भी तरीके से, तो मैं इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या निकाल सकता हूँ? वोल्टेज निकाल सकता हूँ। वोल्टेज मिल जाएगी तो मुझे क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो मैं यहाँ रख के वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम चार्ज कैसे निकालते हैं। देखिए, चार्ज निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है सी नेट इंटू वोल्टेज। सी नेट कैसे होगा? पहले वाले की कैपेसिटी क्या हो गई? एप्सल नॉट ए बाई d1, यानी कि एप्सल नॉट, एरिया कितना है? ए स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेट बोल रखा है उसने दूसरे वाले का। और ये दोनों कम्बिनेशन किस में लगे हुए हैं? साफ दिख रहे हैं, सीरीज़ है। तो अगर ये दोनों सीरीज़ हैं तो सीरीज़ में कैपेसिटी क्या होती है? C1 C2 C1 बाई C2। तो सीरीज़ में कैपेसिटी कितनी आ गई? एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाई d1, एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाई d2, एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाई d1, एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाई d2। सो एप्सल नॉट ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक ऊपर से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाई d1 d2 डिवाइड बाय 1 बाई d1 1 बाई d2। एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाय d1 d2 सोल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगी इसकी नेट कैपेसिटी। तो नेट चार्ज कितना दिया बैटरी ने? कितना दिया? एप्सल नॉट ए स्क्वायर बाय d1 प्लस d2 इंटू वोल्टेज। ये आ गई
नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। चलिए जी वापस चलते हैं। तो बैटरी ने जो नेट चार्ज दिया वो सबसे पहले किस पे आएगा, इस पे, फिर उसके बाद, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जो नेट चार्ज यहाँ से आएगा वो यहीं पर ही आ जाएगा। तो 4 कैपेसिटर 1 Q1 C1 V1, Q1 कितना दिया इसने, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि V1 कितना आ गया Q1 बाय C1, तो वही Q1 कितना आ गया जी, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर V बाय D1 प्लस D2 इंटू में C1 की वैल्यू क्या थी मैंने पीछे निकाली है, ये रही, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय D1। तो V1 कितना आ गया, VD1 बाय D1 प्लस D2, ये आ गई वोल्टेज पहले कैपेसिटर पे। तो पहले कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, V1 बाय D1, VD1 बाय D1 प्लस D2 डिवाइड बाय D1, ये कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, V बाय, ये आएगी जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, तो इसको आप उठा के यहाँ डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो V स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, V स्क्वायर E A स्क्वायर बाय 2m D1। चलिए जी डाल दीजिए वैल्यू, E A स्क्वायर बाय 2m D1 प्लस D2, और अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ, मान लीजिए स्क्वायर को हटा देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। V जो 2 आया है आंसर से अलग, उसका कारण है क्योंकि मैंने जब मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टेड किया तो वो यहाँ से प्रोजेक्टेड किया है, और क्वेश्चन में जो कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टेड करो, तो वो सेंटर लाइन से कर रहा है, यानी कि उसके लिए जो डिस्टेंस है, मेरे ने जो डिस्टेंस लिया वो D1 लिया है, उसके लिए जो डिस्टेंस है वो D1 बाय 2 होगा। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी आप है, बाकी कंसेप्ट में ये D1 बाय 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट होता है कि कंसेप्ट कैसे करना है। क्वेश्चन से पेपर में वैसे भी कम आते हैं, बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई के लिए। मेडिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जेई मेंस और एडवांस के लिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप दोबारा से समझ लीजिएंगे एक बारी, और ये कवर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। हमने 10th में एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है कि अगर ये कुछ रेसिस्टेंस है और ये रहा PQRS, और अगर इन रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर रहता है, यानी कि P/Q R/S रहता है, तो ये मिडिल ब्रांच में से करंट नहीं जाता, ये यूज़लेस हो जाती है। सिमिलरली यहाँ ये 1/3 ये कैपेसिटर में भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 2/6। देखो 2/6 को काटोगे तो कितना आएगा, 1/3। तो इसका बटे इसका रेशियो सेम आ रहा है, तो 5 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर हमारे किसी काम का नहीं होगा। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इसे हम, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये कैसे बन जाएगा, तो नया कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा कि एक कैपेसिटर ऊपर, एक इधर लग जाएगा, एक इधर, और 1 3 और ये है 2 6। तो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों किसके हो गए, सीरीज़। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़, और फिर किस में हो गए, पैरेलल। तो ये आप खुद कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरह से होगा कि उसमें जो इन्होंने बना रखा है क्वेश्चन इस तरीके का, कैपेसिटर एक कैपेसिटर और इस बार ये बाहर लगा दिया। अरे भाई ब्रांच के अंदर लगा दो या बाहर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 5, तो देखिए 1/3 2/6, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। सीरीज सीरीज फिर पैरेलल। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका कि इसने किस तरह से बनाया, 1 5 3, ये लगा, ये लगा, ये 1 2 5 3 6। अब देखिए दोबारा से 1/2 बराबर है 3/6 के। हो गया जी, बैलेंस हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस हो गया तो 5 वाला क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो ये नया सर्किट किस तरह से बनेगा, तो इसको बना लेते हैं। ये जाएगा इस तरह से, 1 3, सॉरी यहाँ से जाएगा 2 और ये जाएगा 6, 3 6 1 2, तो बीच वाला ये गायब हो गया यहाँ से। तो ये दोनों सीरीज अगेन पैरेलल, तो तीनों का आंसर सेम आएगा और तीनों पे सेम ही कंसेप्ट लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो गई हैं इसकी। बाकी देखते हैं फर्दर लेक्चर में। तो क्लिप मैंने, वीडियो लेक्चर मैंने छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आप बोर ना हो आधे आधे घंटे के, 1 घंटे के लेक्चर में। तो अभी मैं लिमिटेड ऐसे ही करता जाऊँगा, आप इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करते जाएँ और पिछले जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं बीच बीच में, उनको भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ 5-7 क्वेश्चन प्रॉब्लम और। लेक्चर 18 से 20 मिनट का ही बनेगा क्योंकि उसमें आपके लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि आप बोर नहीं होंगे उसमें। सो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेंथी कंसेप्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।